हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए तो फिर आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग एक अच्छे रोमांटिक सेशन के बाद में सो गया था। वांगजी ने उसे पीछे से हक किया हुआ था, लेकिन उसकी तो नींद ही नहीं लग रही थी। उसे पता नहीं बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे अपने अपने सीने के पास में कुछ तो चुभता हुआ लग रहा था कि कुछ तो अभी भी गलत है। कुछ तो ऐसा है जो छूट रहा है। कुछ 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 उसे समझ नहीं आ रहा है। उसकी नींद ही नहीं लग रही। उसने कई बार कोशिश की सोने की, पर हमेशा ही कोई कोई एक आवाज़ आती है उसे, जो कि आवाज़ उससे बोल रही होती है कि मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार करना। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वांगजी अपनी आंखें खोल लेता, क्योंकि जब भी आंखें बंद कर रहा है तब उसे यही आवाज़ आ रही है। और वो वॉइस उसे समझ ही नहीं आ रही किसकी है। उसने थोड़ा मूव करने का ट्राई किया, बट उसका एक हाथ तो विंग के जो सिर है उसके नीचे है। उसने धीरे से अपना हाथ खींचा, लेकिन इससे विंग जाग गया। उसने कहा, ग क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हो। जब उसने देखा कि वांगजी के पूरे फेस पर, पूरी बॉडी पर पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन मौसम तो काफ़ी ठंडा है, तो उसने पूछा। वांगजी ने कहा, कुछ नहीं, शायद मुझे मुझे बाहर जाना चाहिए। जैसे ही वांगजी बेड से खड़ा हुआ, विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया एंड कहा, क्या मैं साथ चलूं? वांगजी ने नाम में सिर हिलाया। विंग ने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, क्या मैं भी बाहर चलूं? वांगजी देख सकता था विंग कितनी गहरी नींद से जागा है, पर जागा कैसे? खैर ये छोड़ो। लेकिन अगर वो अभी उसको साथ ले गया ना, तो विंग की पूरी नींद ही खराब हो जाएगी। वांगजी देख सकता है विंग को खूब बहुत नींद आ रही है। वो ऐसे कैसे विंग की नींद खराब करे? वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं जाकर आता हूँ, मुझे बस थोड़ा घूमने जाना है। विंग ने कहा, मैं चलता हूँ ना साथ में। वांगजी ने कई बार कोशिश की विंग को मना करने की, पर विंग माना नहीं, तो वांगजी ने हाँ भर दी। देन वो दोनों बाहर निकल के आए जिंगशी के, और बाहर टहलने लगे। वैसे तो लान प्लान में 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना, मतलब कमरे से बाहर निकलना मना है, पर ये तो वांगजी है एंड अभी उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो सो सके। आधी रात जो हो चुकी है, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही है, तो वो बाहर निकल गया। वो घूम रहे थे इधर उधर। एक शांत सी जगह पे आकर के वांगजी को थोड़ी शांति मिली। उसने कहा, तुम चाहो तो हम यहाँ बैठ सकते हैं। विंग ने हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों बैठ गए। विंग ने अपना सिर वांगजी के शोल्डर पर रख लिया एंड वो सामने की तरफ देखने लगा। इस ठंडे से माहौल में उसे और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि उसे ठंड में रहने की आदत नहीं है। यूनमक बहुत गर्म जगह है। वांगजी ने नोटिस किया कि विंग का पूरा बदन ठंडा पड़ा हुआ है एंड वो काँप भी रहा है। विंग ने अपना एक रोब निकाल करके विंग को पहना दिया, क्योंकि वो बाहर निकलने से पहले अपने सारे कपड़े अच्छे से पहन कर आए थे। विंग ने बस स्माइल किया। उसने फिर से अपना सिर वांगजी के शोल्डर पर रख लिया एंड वो सामने देखने लगा, आसमान की तरफ। आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, बर्फ़ जो गिर रही है। आसमान साफ नहीं है, बर्फ़बारी हो रही है, स्नोफॉल। फिर भी वो दोनों बाहर हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद ही उनके पैरों पर ही बर्फ़ जमने लगी थी। वांगजी ने कहा, विंग चलो हम वापस चलते हैं। विंग, जो कि वांगजी के लगभग शोल्डर से खिसकते खिसकते उसकी बाहों में आ गया था, वो तो उसके लगभग लैप में ही बैठ गया था। वांगजी ने देखा कि विंग तो सो गया है। वांगजी ने स्माइल किया एंड खुद से ही कहा, पता नहीं ये मुझे कैसे मिल गया। ऐसा बोलते हुए उसने उसे गोद में उठाया ब्राइडल स्टार में एंड देन अपने कमरे में लेके आया। अंदर आने के बाद वांगजी को भी गर्माहट महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि बाहर सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। वांगजी ने विंडोज़ को भी बंद कर दिया, दरवाजे को लॉक किया एंड खुद भी विंग को जाकर के बेड पर ज्वाइन कर लिया। पहले उसने खुद के रूप्स भी निकाला, देन विंग का रूप्स को आराम से निकाल दिया, ऐसे कि विंग ना जागे। जब वो दोनों इनर रूप्स में थे, तब वांगजी ने विंग को हग किया एंड उसने अपनी आँखें बंद की। आंखें बंद करने से पहले वांगजी ने फोरहेड पर किस किया एंड देन उसने अपनी आंखें बंद की, और इस बार
उसे फाइनली नींद आ गई। सुबह में दोनों ही 5 बजे उठ गए थे। उठने के बाद उन्होंने फ्रेश अप हुए। देन वो दोनों बाहर निकल गए। बाहर सिजुई था, वो उस डोर के बाहर ही खड़ा था। वांगची ने पूछा, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? सिजुई ने कहा, "अम, वो फादर ने कहा था कि जब आप आएंगे तो आप मुझे उनसे मिलवाएंगे। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था तो मैं यहीं आ गया। मुझे पता नहीं था आप कब जागेंगे।" वांगजी ने जस्ट नोट किया। देन उसने विंग का हाथ पकड़ा एंड सिजुई से कहा, हमें भाई के पास तो जाना ही पड़ेगा। मैं विंग से शादी जो करने वाला हूँ। विंग, जो कि बहुत ज़्यादा शायर फील कर रहा था, उसके पूरे चीक्स रेड हो चुके थे। वांग जी इतनी शेमलेस बातें कब से करने लगा है? मतलब सिजुई से, जो कि उसका नेफ्यू है, उसके सामने कैसे बात कर सकता है शादी के बारे में, वो भी एक मेन से? सिजुई ने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, जी तो आप मुझे अपने मेरे मेरे फादर के पास लेके चल रहे हैं? वांग जी ने हाँ में नोट किया। वो लोग आगे चले। अभी सुबह ही है लेकिन काफ़ी लोग जाग चुके हैं। सिजुई, लान, वांगजी और विंग तीनों ही एक जगह पर जाने लगे। वो लोग अपने स्वाट पर थे। मतलब विंग को वांगजी ने अपनी स्वाट पर लिया हुआ था। सिजुई जस्ट वांगजी का पीछा कर रहा था स्वाट से ही। एक पर्वत के पास आने के बाद में वांगजी उतर गया नीचे और सामने एक पहाड़ था जिसके ऊपर से झरना बह रहा था। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा एंड उस झरने के अंदर जाने लगा। विंग ने कहा, क्या? मैं भी इतने ठंड में नहाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, वैसे भी बहुत ठंड है। वांगजी ने कहा, तुम नहीं भीगोगे, चिंता मत करो। वांगजी ऐसा बोलते हुए अंदर गया। सिजुई ने भी उसका पीछा किया एंड सरप्राइजिंगली विंग को महसूस हुआ कि वो सच में नहीं भीगा है। उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। विंग हैरानी में वांगजी को देख रहा था। वांगजी ने कहा, वो बस दिखाने के लिए है, वहाँ असल पानी नहीं है। वांगजी ने पीछे मुड़ने के लिए कहा। जब विंग ने पीछे मुड़ के देखा तो वो देख सकता था बाहर सब कुछ उसे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि पानी गिर रहा है, कि यहाँ कोई झरना भी है। ये कितना सरप्राइजिंग है, बहुत ज़्यादा। विंग ने देखा कि ये गुफा असल में गुफा नहीं, किसी और ही दुनिया का एक रास्ता है। सिजुई, जो कि इस दुनिया में आने के बाद उसे बहुत कुछ याद आया। उसने कहा, मैं तो इस जगह के बारे में जानता हूँ, मैं यहीं तो रहा हूँ बचपन से। हाँ, मैं भूल गया था, या कहो बाबा ने मेरी याददाश्त मिटा दी थी। वांगजी ने कहा, यह नियम है, यहाँ से जाने वाले व्यक्ति को यहाँ की बातें याद नहीं रहती। सिजुई क्यूरियस था। उसने पूछा, माफ़ कीजिएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको क्यों याद है? वांगजी ने स्माइल किया सिजुई की तरफ एंड वांगजी ने सिजुई के हेड पर पैट किया एंड कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ इसलिए, और तुम बच्चे हो। विंग बोल रहा था, बच्चा? और ये तो मुझसे भी बड़ा है। उम्र में तो मुझे इसे दादाजी बोलना चाहिए, बट देखो तो सही कितनी कम एज का लगता है ये। ये बात सिजुई ने और वांगजी ने दोनों ने सुनी थी। वो दोनों ही घुरकर विंग को देख रहे थे। विंग का कहने का मतलब क्या है? सिजुई ने कहा, मास्टर माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, आप मेरी शक्ल देख सकते हैं। विंग ने कहा, शक्ल से तो तुम 25 साल के भी नहीं लगते, लेकिन तुम हो तो 600-700 साल पुराने ना। वैसे ही ये देखो हंगुंचुन, ये भी तो हज़ारों सालों से जिंदा है। ये मुझसे कितने ज़्यादा बड़े हैं। इन्हें तो मुझे परदादाजी के परदादाजी के परदादाजी के भी परदादाजी के भी, मतलब कितने लंबी पीढ़ी लगानी पड़ेगी इनको नाम देने के लिए। वांग जी ने विंग की तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम्हारा मतलब है मैं बुजुर्ग हूँ? विंग ने कहा, हाँ आप बुजुर्ग हो, जस्ट बस दिखते नहीं हो, लेकिन हो तो ना। आपकी उम्र कितनी ज़्यादा है? वांग जी ने कहा, सिजुई तुम अपने बाबा को ढूंढो, मैं अभी आता हूँ। सिजुई ने नोट किया एंड चला गया वो। वांग जी अभी विंग को घूर रहा था। विंग ने कहा, आप ऐसे मत घूरिए, मैंने सच ही तो कहा है। लेकिन इससे पहले कि विंग आगे कुछ और बोलता, वांग जी ने टाइटली विंग के वेस्ट को पकड़ा एंड उसे अपनी तरफ पुल किया एंड उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। उसने विंग को यहाँ खुले आम किस किया था। विंग बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा। जब वांग जी ने विंग को छोड़ा तो विंग लगभग नीचे ही गिरने वाला था। वो तो वांग जी ने उसे थाम लिया। वांग जी ने कहा, अगली बार
अपनी ज़ुबान खोलने से पहले 2 बार सोच लेना, तुम किससे बात कर रहे हो। विंग ने कहा, समझ गए, माफ़ कीजिएगा, मैं अब आपकी उम्र के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। आप तो मुझसे भी छोटे हैं, मुझसे भी क्या बहुत छोटे हैं, आप तो छोटे से बच्चे हैं, 16 साल के बच्चे हैं ना। विंग ये सब बोले जा रहा था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था वांगजी के ऊपर। वांगजी ने कहा, हाँ, तुम चाहो तो तुम्हें ज़रूर मैं बच्चा बना सकता हूँ। वो दोनों सच में बच्चों की तरह यहाँ लड़ रहे थे। वांगजी लड़ रहा था क्योंकि विंग उसे बुजुर्ग बुला रहा है। विंग लड़ रहा था क्योंकि वांगजी जो उसे कहीं भी कभी भी किस कर रहा है। इसलिए वांगजी जब अगेन विंग के पास आने की कोशिश करता है, विंग 2 कदम पीछे हट जाता है। वांगजी ने कहा, तुम पीछे क्यों जा रहे हो। विंग ने कहा, क्योंकि मैं सच में एक दादाजी से शादी नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, मैं युनमा की जा रहा हूँ। अब वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मैंने देख लिया अभी। वांगजी ने कहा, क्या आप बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया। विंग ने कहा, आपने किया है, और देखो आप मुझसे माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो, आपको मुझे सॉरी बोलना चाहिए। वांगजी ने कहा, मैं माफ़ी मांग लूँ, लेकिन किस बात के लिए माफ़ी मांगूँ, वजह तो हो। मैं माफ़ी फिर भी मांग लेता हूँ, मुझे एक गलती बता दो जिससे वो गलती मैं दोबारा ना करूँ। विंग ने कहा, ये देखो अब गलती भी मैं ही बताऊँ, क्या गलती की है। मैं क्या फंस गया। आप कैसे गॉड हो, आपको तो मेरे मन की बात भी नहीं पता। वांगजी ने कहा, मैं गॉड नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है, नॉर्मल कल्टीवेटर हूँ, नॉर्मल कल्टीवेटर। विंग जो कि अगेन अपनी नौटंकी चालू करने वाला था, तभी किसी के हंसने की आवाज़ आई। विंग एंड वांगजी ने दोनों ने वहाँ देखा। वहाँ विंग ने देखा कि 2 यंग कपल खड़े हैं। उसमें से एक जो आदमी है वो लगभग लगता है कि वो शिजुई की उम्र का ही है, मतलब 25 साल का ही लगता है। वहाँ एक लेडी है जो कि लगभग 22 साल की लगती है। वांगजी ने देखा तो उसने कहा, भाई। विंग एकदम शॉक में था। भा, 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 भाई। वांगजी ने कहा, देन वो विंग के पास आया, उसका हाथ पकड़ा एंड जेबूजन के सामने जाकर खड़ा हो गया। वांगजी ने बो किया एंड उसने विंग को भी कोहनी मारी कि बो करो यार, भाई है मेरा। तो विंग ने भी बो किया एंड हंगुनजुन बो करते हुए कितने डिसेंट लग रहे थे, ये बात तो विंग सोच ही रहा था। विंग ने इमेजिन भी नहीं किया था कि वांगजी का भाई तो उससे भी कम उम्र का लगता है। जेबूजुन ने कहा, ठीक है, खड़े हो जाओ। वांगजी, ये कौन है। वांगजी ने कहा, ब्रदर मैं बाहर हूँ। देन सिचिन की आंखें एकदम बड़ी हो गई, उसने कहा, हाँ तुम बाहर हो, तुम यहाँ हो, इसका मतलब ये वही है। वांगजी ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है भाई, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि इसने मुझे वहाँ से निकाला है। और जेबूजुन ने कहा, और उनके माथे पर शिकन आ गई थी। क्या वांगजी कुछ और करने वाला है, लेकिन क्या। वांगजी ने कहा, मैं विंग से शादी करने वाला हूँ। जेबूजुन एकदम शॉक हो गए, एकदम ही शॉक। उन्होंने कहा, क्या, लेकिन ये नहीं हो सकता। वांगजी ने कहा, ये ऑलरेडी हो चुका है भाई, विंग मेरे पास खुद को कर्ज करके आया था। जेबूजुन ने कहा, विंग, क्या तुम्हारा नाम विंग है। विंग ने कहा, जी, वो मैंने खुद को कर्ज किया था, क्योंकि ऐसा कहते हुए उसने पूरी कहानी सुना दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उन लड़कियों से बचने के लिए उसने खुद को कर्ज किया, लेकिन वो कर्ज एक ब्लेसिंग में बदल गया, क्योंकि वो अपने आइडल या कहीं अपने प्यार हंगुनजुन से मिल गया। उनके पास आने के बाद में क्या क्या हुआ वो भी उसने बताया एंड उनका लव कन्फेशन ये भी बता दिया। बट कल रात जो उन्होंने किया वो कैसे बताएगा, वो नहीं बताया। जेबूजुन बहुत शौक में थे। उनके पास में ही एक लेडी खड़ी थी। उन्होंने कहा, तो तुम जांग फैमिली से हो। विंग ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, जी। और आप, मुझे ऐसा क्यों लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तो उस लेडी ने कहा, तुमने मुझे एक पोर्ट्रेट में देखा होगा। मेरे कई सारे पोर्ट्रेट होंगे, कई सारी कहानियाँ मेरे बारे में सुनी होंगी, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे पहले देखा है, पर तुमने मुझे असल में नहीं देखा है। विंग कन्फ्यूज़न में ही उस लेडी की तरफ देख रहा था। उस लेडी ने स्माइल करते हुए कहा, मैं जियांग यानली हूँ, झांगलान से।
विंग की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, जियांग यानली, पर उनके बारे में तो कहानियाँ हैं कि वो ज़िंदा नहीं है, मतलब उन्हें किसी ने देखा नहीं है आज तक। जियांग यानली ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी ने भी मुझे नहीं देखा है, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। ऐसा कहते हुए उसने जेबुजुन की तरफ देखा। जेबुजुन भी यानली की तरफ देख रहे थे। कितनी लविंग आइज है उनकी। ये लविंग आइज सब एक दूसरे से मिली तो जैसे कि वो एक पल के लिए खो गए। पर जिंगे उन्हें होश में लाते हुए बोला, माँ बाबा। तो वो दोनों होश में आए। यानली ने कहा, तुमने मुझे पोर्ट्रेट में देखा होगा। विंग ने कहा, जी आपकी कितनी सुंदर पोर्ट्रेट है। मुझे याद आया, जांग क्लान में हर जगह पर आपकी पोर्ट्रेट है। सब लोग आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। सारी लड़कियां आपकी पूजा करती हैं। यानली ने कहा, पूजा करती हैं मतलब? विंग ने कहा, आप गॉड से शादी कर चुके हो तो इसलिए वो पूजा करते हैं। यानली ने कहा, देखो, ना तो मेरे हस्बैंड कोई गॉड है, ना मैं कोई गॉड हूँ, ना ही ये कोई गॉड है। उसने वांग जी की तरफ इशारा किया। वांग जी ने नोट किया और कहा, विंग, मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ, हम लोग गॉड नहीं हैं, हम लोग जस्ट इमोर्टल कल्टिवेटर्स हैं। विंग ने कहा, इमोर्टल कल्टिवेटर्स मतलब जो कभी नहीं मरेंगे, वो कल्टिवेटर्स हैं, आप लोग गॉड नहीं हैं। जियांग यानली ने नोट किया। विंग एकदम हैरान था थोड़ी देर के लिए, लेकिन इतना तो उसे समझ आ ही गया था, क्योंकि वांग जी जब से उसे मिला है तब से ही बोले जा रहा है कि वो गॉड नहीं है, वो कोई गॉड नहीं है, वो एक कल्टिवेटर है, सब लोगों की तरह है। तो विंग तो इतना समझ ही गया था। वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई। जेबुजुन ने कहा, वांग जी ने कहा, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, और वो भी आज ही। आप जो भी करना चाहें, किसी को बुलाना चाहें, या फिर अगर आप कहते हैं कि हम यहीं कर लें शादी, तो मैं यहाँ आपके सामने भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेबुजुन ने कहा, तो तुम इससे शादी करना चाहते हो, ठीक है, पर तुम आज नहीं करोगे। वांग जी अपने भाई की तरफ देख रहा था। जेबुजुन ने स्माइल करते हुए कहा, मेरा मतलब है तुम आज नहीं कर सकते, लेकिन इससे शादी कर सकते हो। हम सबको बुलाएंगे। एंड अब मुझे लगता है कि मुझे भी बाहर आना चाहिए। मैंने अकेले में बहुत समय बिता लिया। मैं यहाँ आके रहता था क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे, अंकल वहाँ नहीं थे, नहीं मास्टर वहाँ थी, कोई भी नहीं था। मैं अकेला अकेला पड़ गया था, इसलिए तो मैंने जिंगे को वहाँ भेजा और मैं यहाँ रहने लगा। लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो तो सब पहले की तरह हो जाएगा, सारी चीज़ें फिर से सही हो जाएंगी। मुझे लगता है विंग, तुम सब सच सही कर दोगे। विंग जेबुजुन की तरफ देख रहा था। उन्होंने कहा, जी, लेकिन सही क्या करना है? जेबुजुन ने कहा, तुम जल्दी समझ जाओगे। देन वो लोग उस दुनिया से वहीं उसी रास्ते से बाहर आए। अब दोपहर के 9 बज चुके थे। बाहर लान क्लान में सब लोग जिंगी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो क्लान लीडर है। एंड अभी वो कहाँ गायब हो गया है, ये तो सब लोगों को ढूंढना ही होगा ना। क्या पता उससे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। लान क्लान का बैरियर तोड़ना बहुत कठिन है। जब सब लोगों ने जेबुजुन को देखा, क्योंकि सब लोगों ने उनकी पोर्ट्रेट देख रखी हैं, उस हिसाब से वो पहचान गए कि ये जेबुजुन है। उस लेडी को भी पहचान गए कि वो उनकी वाइफ जियांग यानली है। और इस न्यूज़ को फैलने में ज़्यादा कोई समय नहीं लगा। जेबुजुन ने जियांग क्लान में पत्र भिजवाया था जिंगे के हाथ से, कि मतलब जिंगे से लिखवा करके कि जो जियांग फैमिया है, मैडम यू हैं, वो यहाँ लान क्लान में आ जाएं। नेक्स्ट डे वो लोग आ भी गए थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा हांगुन से शादी करने वाला है, उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया, क्योंकि चलो कोई तो है जिसके साथ वो अपने जीवन को बिताने के बारे में सोच रहा है, वरना तो हर किसी को मना करता फिरता है। उसके खुद को कर्ज करने की वजह भी तो यही थी, क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था। कोई परेशानी नहीं हुई। जेबुजुन ने वांग जी को समझाया कि विंग को उसके घर जाना होगा, वो लोग वहीं जाएंगे विंग से शादी करने के लिए। देन अब एक हफ्ते का टाइम बीत गया था। वांग जी, जो कि विंग के बिना बिल्कुल नहीं रह पा रहा था। जितना समय उसने विंग के साथ बिताया, भले वो समय बहुत कम था, लेकिन उस समय में वो विंग के बहुत करीब आ गया था। उसे
जब भी वो विंग के पास होता था उसे कुछ अलग ही फील होता था, जैसे कि ये कुछ दिन का, कुछ हफ्तों का नाता नहीं है, उन दोनों के रिश्ते को बहुत लंबा समय बीत गया हो, ऐसा उसे अंदर से फील आता था। बट ये तो बस उसकी फीलिंग है, वो इसे इग्नोर कर देता था। फ़िलहाल के लिए तो उसे इतना भी टाइम नहीं था कि वो विंग को मिस कर सके अच्छे से, क्योंकि उसके भाई ने उसे बहुत सारा काम बता दिया था। हालांकि शादी तो वांगजी की है, फिर भी तैयारी उसे खुद करनी पड़ रही थी। सिचन भी बहुत सारा काम संभाल रहे थे। एंड अभी जब एक हफ्ते बाद अंकल कुरन वापस आए, सब लोग बहुत हैरान थे। सब लोगों को तो यही लगा था कि उनकी तो सच में डेथ हो गई होगी, पर वो भी ज़िंदा हैं। बहुत झटके पे झटके मिल रहे हैं। कुछ दिनों बाद में मास्टर बाउसन सरन, जिनको आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, वो भी आई थी वहाँ उस जगह पर, मतलब लान क्लान में। लान क्लान में ऐसे ऐसे कल्टीवेटर्स आ रहे थे ना, जिनको गॉड की उपाधि दी गई थी कि वो लोग भगवान हैं। जैसे बाउसन सरन, उनको तो मास्टर मानते थे, बट वांगजी को, उसके ब्रदर को और उनकी वाइफ को तो गॉड समझ लिया गया था। अंकल कुरन भी वापस थे। सबसे बड़ा झटका लान क्लैन वालों को तब लगा जब उन्होंने वांगजी के माँ बाबा को भी वहीं पाया। वो लोग भी वापस आए थे। ये बहुत बड़ा झटका था सबके लिए, इवन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए। वो लोग क्या क्या सोच रहे थे, लेकिन ये सब लोग तो यहाँ मौजूद हैं। क्या लानकलन अब कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया है, कितने बड़े बड़े कल्टीवेटर्स वापस आ गए हैं वहाँ पर। पहले भी कोई उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता था, तो आज कैसे कोई उसकी तरफ आंख उठा के भी देखे? इम्पॉसिबल, बिल्कुल नहीं कर सकता कोई। जब सबको पता चला कि लान क्लैन जियांग क्लैन में रिश्ता जोड़ रहा है, इस बार ऑफिशियली। पिछली बार जब यानली ने खुद को कर्ज किया था तो वो बस गायब हो गई थी और कभी वापस नहीं आई थी। फिर बस एक न्यूज़ स्प्रेड हुआ था कि यानली और जिवुजुन का बेटा जिंगी क्लान को संभाल रहा है। ज़्यादा कुछ पैसे भी पता नहीं था किसी को, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें सबके सामने आ रही थी। विंग और वांगजी को अलग हुए 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में उनकी शादी की ही बातें चल रही थी। इसके अलावा बहुत लोग वापस आ रहे थे, इसलिए भी उनका वेट किया जा रहा था। फाइनली उन लोगों की शादी की डेट को फिक्स कर दिया गया था। वो 1 हफ्ते बाद की थी। वांगजी से तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। अब जाके उसे शांति मिली थी, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। वो क्लास लेता था जा कर के, बच्चों को कुछ सिखाता था नॉर्मली, और फिर वापस आ जाता था जिंजी में। ज़्यादा समय नहीं देता था बाहर, उसे कोई कुछ करने ही नहीं देता था। बोलते थे कि आराम करो, तुम्हारा निखार बढ़ेगा। उसका भाई, उसकी भाभी, उसका जो नेफ्यू है, सब लोग मिलके, इवन उसके माँ बाबा, अंकल, मास्टर, सब लोग उसे चिढ़ाते थे विंग के नाम से। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट ज़रूर करना। क्या आप लोग एक्साइटेड हो वांगजी और विंग का शादी देखने के लिए? एक्साइटेड हो तो कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है अगला पार्ट डालने के लिए। अभी मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है, तो अब मैं पक्का डेली अपडेट करूँगी, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। चलो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।